हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल की ऑफ लर्निंग। आज हम आवर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 16 क्लास टीएबी का उस चैप्टर का सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरी डिस्कशन किया था पूरी तरह से, तो आज उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ओके, तो चलो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक 4 ऑप्शन दिया गया है, मैं इस चारों में से ABCD आपको एक आंसर चुनना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म जो कि संसदीय गवर्नमेंट में क्या होता है आपको चुनना है। पहला है, द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एंजॉयस रियल पावर्स एज हेड ऑफ द स्टेट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, पहला आंसर है द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। कार्यपालिका जो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है, ये उसका आंसर होगा। बाकी सारा जो आंसर है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप, की तो रिलेशंस होता रहता है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशन होता है। एंड प्रेसिडेंट एंजॉयस रियल पावर, ये गलत है, क्योंकि रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है, नॉट प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ए, द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। पहला जवाब है डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द क्वीन, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनाया गया था उस समय जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय डैश। तो ज़्यादातर प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडेड होते हैं वो आपको पता होना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो ये है सिंपल मेजॉरिटी। ओके, इसका आंसर जो है स्पेशल मेजॉरिटी। आंसर बी, स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन, ये 3 तरह के हमारा अमेंडमेंट होता है। और ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस पास होते हैं उस प्रोविज़न को स्पेशल मेजॉरिटी की तरफ से अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेक्स इंडिया ए डैश। तो ये आंसर जो होगा, देखिए 4 ऑप्शन में से सोशलिस्ट स्टेट, सोवरेन स्टेट, सेकुलर स्टेट एंड रिपब्लिक स्टेट। तो इन चारों में से इसका आंसर होगा सेकुलर स्टेट से। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये एक राइट है। ओके, तो इस राइट को सेकुलर स्टेट में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गोस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो ये ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। इंडिया हैज़ ए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज वेरी स्ट्रांग, इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 5 नंबर जो इस ए नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गोस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो भारत में जो संघवाद है, संघवाद की जो भावना स्पिरिट है, तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन उसके एगेंस्ट जाता है। देखते हैं चारों स्टेटमेंट क्या क्या है।
इंडिया हैज़ ए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये तो ठीक है। द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ राइट। इंडिया हैज़ ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये तीनों जो है ये आंसर ठीक है, जो कि इसके खिलाफ नहीं जाता। उसके खिलाफ ये जाता है इंडिया हैज़ ए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत एक लिखित और कठोर संविधान है, ये फेडरलिज्म के एगेंस्ट जाता है, क्योंकि भारत तो एक लिखित है, रिजिड है, बट इट इज़ ऑल्सो ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड है एंड फ्लेक्सिबल है। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिया हैज़ ए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ जाएंगे, बी नंबर, जो फिल इन द ब्लैंक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फैमिली। हमारे चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में है, फर्स्ट पैराग्राफ का पहला लाइन है, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ वेरियस डैश एंड डैश डाइवर्सिटीज। तो ये जो आंसर होगा वो होगा फिजिकल, देन होगा कल्चरल, एंड सोशल। ओके, तो फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ डैश एंड डैश, ए सेट ऑफ रूल्स डैश एंड डैश एक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट ऑल। तो ये जो 3 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा प्रिंसिपल्स एंड लॉस, ओके। नेक्स्ट 4 नंबर की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड इज़ नॉट ए रिपब्लिक बिकॉज इट्स हेड ऑफ द स्टेट इज डैश। इसका हेड ऑफ द स्टेट होता है जो कि हेरिडेटरी है, ओके, इसीलिए वहाँ पे वो जो कंट्री है वो रिपब्लिक नहीं है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ ए सिंगल डैश जुडिशियल सिस्टम। इंडिया हैज़ ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड, ओके। तो ये था ए एंड बी का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ओके। स्टेटमेंट पे ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, ये हमको चूज करना है। तो पहला देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एनी 3 प्रोविजंस which make the Constitution of India rigid as well as flexible। तो हमें 3 एग्जाम्पल चाहिए जो कि हमारा जो प्रोविजंस जो होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल है। और ये कैसे पता चलता है, हमें 3 एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं। आंसर की तरफ चलते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल, ओके। रिजिड जो कि कठोर भी है, फ्लेक्सिबल जो कि नमनीय भी है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इट्स अमेंडमेंट्स। ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली, जो कि कठोर है वो हमें इजीली उसको अमेंडेड संशोधन नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसको विरोध करते हुए जो कि फ्लेक्सिबल है, ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इजीली, ओके। जो कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे भी है जो कि हमारे संविधान में वो इजीली अमेंडेड हो सकता है। क्लियर? द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज स्टेबल एंड इज ए गारंटी अगेंस्ट हिस्ट्री चेंजेस। जो कि रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हमेशा स्टेबल है और इसको ये गारंटी दिया गया है कि वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ओके, एंड ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड progressive in nature and helpful in developing of the nation. Keeping this in mind, the Constitution of India is combination of both rigid as well as flexible. तो हमारे जो देश की नेशन की डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेसिव के लिए कुछ नियमों का हम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल भी है, जैसे कि एबोलिशन ऑफ प्राइवेट वर्सेस नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स, जो हमने एग्जांपल देखे जैसे कि सती प्रथा जो एबोलिशन किया गया, ये सारे चीज़ें जो है तो उसको एबोलिशन किया गया क्योंकि ये ज़रूरत थी हमारे नेशन को डेवलपमेंट के लिए। तो इसी हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम एमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. जो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो उनमें से जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दो हाउसेस होते हैं, विधानमंडल एंड कार्यपालिका, उन दोनों में क्लोज रिलेशंस होते हैं। जो वो मंत्री परिषद है हमारे देश का, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको लेजिस्लेचर मेंबर में से चुना जाता है। क्लियर? इट होल्ड्स द ऑफिस एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर. ये सारे जो कि है ऑफिसेस जो कि कार्य जो कोई भी होता है ये सब संभालता है कौन? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके. इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ इंडिया इज ए नॉमिनल हेड. हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, मतलब हमारा देश का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन उसका जो कार्य होता है, जो पावर होता है हमारे देश का, प्राइम मिनिस्टर उस पावर को यूटिलाइज करते हैं. ऑल्दो he enjoys many powers. Okay, who? The president. Okay, although the president enjoys many powers, but in practice all these powers are exercised by the council of ministers headed by the prime minister. तो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. वो तो प्राइम मिनिस्टर ही है जो कि ऑल पावर और एक्सरसाइज को प्रैक्टिकली जो हैंडल करते हैं. ओके. तो नेक्स्ट ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट 4 नंबर है क्वेश्चन है, व्हाई इज इंडियन फेडरेशन इज कॉल्ड क्वाइट यूनिक, एक्सप्लेन. तो हमारा जो इंडियन फेडरेशन है, भारतीय संघ, हमें पता है इंडिया इज ए फेडरल कंट्री. ओके, ये एक संघीय राष्ट्र है. तो इसको हमें ये यूनिक क्यों है, ये जो फेडरेशन कंट्री है इसको हमें वर्णना एक्सप्लेन करना है. ओके. तो चलो आंसर की तरफ चलते हैं. इन इंडिया फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, इज सो पावरफुल दैट एट टाइम्स इट अपीयर्स दैट इंडिया इज नॉट रियली ए फेडरेशन बट ए यूनिटरी स्टेट. However, the Constitution of India has several features of federation combined with the elements of a unitary state. Some people describe India as a federation with a very strong central government. तो हमारा देश एक फेडरेशन गवर्नमेंट है. ओके. फेडरेशन किसको कहते हैं? जो कि एक लेवल होता है, एक स्तर होता है जो कि पावर को डिवाइड किया जाता है. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर स्टेट है, उसके अंदर हमारा जो पंचायत आता है, म्यूनसिपैलिटी आता है. तो हमारे देश को डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं. ओके. फेडरेशन भी कहते हैं. और उसके साथ साथ हमारा देश जो यूनिटरी भी स्टेट है. ओके. विद द एलिमेंट्स ऑफ यूनिटरी स्टेट. ओके.
क्योंकि इसको यूनिटरी क्यों कहा जाता, क्योंकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टेट से भी, पंचायत से भी, म्यूनसिपैलिटी से भी हमारा जो सेंट्रल है, केंद्र है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको यूनिटरी भी कहा जाता है। तो हमारा देश जो फेडरेशन भी है एंड यूनिटरी भी है, सो इट इज़ कॉल्ड एज यूनिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 5 नंबर देखिए। तो हमारे जो प्रोविजंस होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको अमेंडमेंट करने के लिए, अमेंडिंग करने के लिए जो प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम जानते हैं कि इसके जो 3 प्रोसीजर्स होते हैं, एक सिंपल मेजॉरिटी, अनदर इज स्पेशल मेजॉरिटी एंड थर्ड वन इज स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। तो 1 बाय 1 हम उसको डिस्कशन करेंगे। पहले देखेंगे सिंपल मेजॉरिटी क्या है। ओके, certain provisions of the constitution can easily be changed by passing the amendment bill by simple majority, which means the bill should be approved by a majority of the members present and voting in both the houses of parliament। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में एक बिल को पास किया जाता है। किसी भी प्रोविज़न को अमेंडमेंट करना हो, उस बिल को एक सिंपल मेजॉरिटी की तरफ से पास किया जाता है, और जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी, मतलब 50 में से अधिक वोट जिसका होगा, उस अमेंडमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा और उसको अमेंडमेंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी, ये ज़्यादातर किया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका प्रोसीजर है, देखिए, द अमेंडमेंट बिल शैल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय दिस मेथड, जो कि मैंने बताया ज़्यादातर इसी अमेंडमेंट से किया जाता है। ओके, स्पेशल मेजॉरिटी जो है, तो इसको पास करने के लिए हमारे जो दोनों हाउसेस है, उसके जो मेंबर्स है, वो ज़्यादातर मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इस बिल को पास करने के लिए, एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 मेंबर्स का होना ज़रूरी है और उनका वोटिंग भी आना ज़रूरी है, मतलब 66% वोटिंग आना ज़रूरी है। अगर ये ना हुआ तो इस बिल को रद्द किया जा सकता है, रद्द किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। तो आप, ये है स्पेशल मेजॉरिटी है एंड रेटिफिकेशन, ये क्या है देखते हैं। आफ्टर द बिल इज पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट मे बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इस बिल को पास होने के बाद दोनों हाउसेस में, जैसे कि स्पेशल मेजॉरिटी होने के बाद हमारे जो स्टेट्स हैं, तो इंडियन स्टेट में हाफ स्टेट में भी उस बिल का पास होना ज़रूरी है। ओके, इट मे बी अप्रूव्ड द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट्स। क्लियर। तो ये था स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। नेक्स्ट है ई नंबर का देखेंगे। ई नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसका आंसर, पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ असेंबली का जो कंट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन कैसे है। आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली।
ओके, विच वॉज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। हमने अभी पढ़ा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंटेड हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, हरिजन्स, पारसीज एक्सेट्रा। तो वो जो मेंबर्स होते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पहले बनाया गया था तो उसके जो मेंबर्स थे वो ऑल रिलीजन्स के थे। ओके, द असेंबली इंक्लूडेड एमिनेंट पर्सनैलिटीज लाइक जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, ओके, श्री राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, एम. गोपाल स्वामी अयंगर एक्सेट्रा। तो ये थे प्रोमिनेंट मेंबर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थे। ओके, देयर वर 15 फीमेल मेंबर्स आल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लाइक सचेता कृपालिनी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर एक्सेट्रा। तो इन सब के प्रोमिनेंट मेंबर्स के अलावा 15 फीमेल मेंबर्स भी थे और ये कुछ रहे। सम आइडियल्स आर included in the Constitution of Free India like commitment to democracy and guarantee of justice, equality, freedom to all the people। तो उस समय जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बनाए वक्त जो असेंबली था उनमें कुछ आइडियल लिए गए थे। ओके, फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनके कुछ आइडियल लिए गए थे जैसे कि गारंटी ऑफ टू डेमोक्रेसी एंड गारंटी ऑफ जस्टिस का न्याय का गारंटी देना, इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल द पीपल, हर एक व्यक्ति को समानता एंड अधिकार फ्रीडम देना, स्वाधीनता देना। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट द फीडिंग द स्टाफ, जो कि हमारे देश में जो गरीब थे उनको फीडिंग करना। देन क्लॉथिंग द नेक्ड एंड एंडिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ द ऑलरेडी डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे जो डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड सोसाइटी है, जो जनजाति थे, जो निचले वर्ग की, ओके, तो उनको जो शोषण होता था भारत स्वाधीन से पहले, एक्सप्लोटेशन वो होते थे, उसको बंद करना, एंड करना और उनको क्लॉथिंग देना, स्टफ खाना देना, ये सब इन सब उन्नति लाने के लिए, इन सब को अपने बराबरी करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जो कि प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, ये इन सब को कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान देकर बनाए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी 5 सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, हमको 5 मुख्य फीचर्स बताना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स है। ओके, तो चलो आंसर की तरफ चलते हैं। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट्स यूनिकनेस। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है यूनिकनेस। द बेस्ट फीचर्स ऑफ मैनी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वेर मॉडिफाइड एंड एडप्टेड टू आवर नीड्स एंड कंडीशंस। तो हमारे देश के नीड के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से कुछ और भी कंट्री की कुछ हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उनके नीड के हिसाब से कुछ एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस है, अलग देश की जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उनमें से कुछ एडॉप्ट किया गया है। कुछ बेस्ट फीचर्स जो कि अमेरिका का, यूके का, ओके, देन आयरलैंड का, तो इन सब देशों का जो बेस्ट फीचर्स होता है उसको एडॉप्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट, ज़्यादा लंबा एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है, डिटेल में वर्णना किया गया है। इट इज़ डिवाइडेड 22 पार्ट्स
इसमें 22 पार्ट्स होते हैं, 395 आर्टिकल्स होते हैं एंड 12 शेड्यूल्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, थर्ड पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज ड्राफ्टेड एंड एनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली स्पेशली इलेक्टेड फॉर दिस पर्पज। ओके, हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। ओके, एंड ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से ड्राफ्ट किया गया है, उसमें से इनैक्ट किया गया है, स्पेशली इलेक्टेड फॉर दिस पर्पस, तो इसके लिए ही इलेक्ट किया जाता है। इट वाज प्रेसिडेंट ओवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, पहला प्रेसिडेंट जो थे हमारे देश के वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर व द चेयरमैन ऑफ इट्स ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका चेयरमैन बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, भीमराव अम्बेडकर। 4 नंबर पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इट्स अमेंडमेंट्स। तो उसके जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होता है, हमारा प्रोविज़न को अमेंडमेंट लाने के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं वो रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है। कुछ ऐसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है जो कि रिजिड है, कभी चेंज नहीं किया जा सकता, और कुछ ऐसे भी बनाया गया है फीचर्स को जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ फ्लेक्सिबल। ओके, हमारे देश के नीड के ज़रूरत के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, हमारे देश को डेवलप लाने के लिए चेंज कर सकते हैं। 5 नंबर जो है लास्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट ओनली ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट दैट इज़ ए फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट दैट मे नीड मॉडिफिकेशंस। ओके, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं है हमारे देश का। ओके, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम देश के हिसाब से हम इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, मे नीड मॉडिफिकेशंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था 5 फीचर्स, 5 साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है मेंशन एनी 5 पर्पजेस विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व्स टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। ओके, तो हमारे देश में स्ट्रेंथनिंग लाने के लिए जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी लाने के लिए हमको 5 फीचर यहाँ पे बताना है। चलिए देखते हैं आंसर की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व्स द फॉलोइंग पर्पजेस। तो हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस लिए बनाया गया है देखते हैं। डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, ये देश का पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। ओके, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि देश का हेड कौन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हेड होना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर को क्या क्या पार्ट्स देना है, और कौन से डिपार्टमेंट में कौन से मिनिस्टर रहना है, कितने मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट देना है, कौन से स्टेट के लिए कितना मिनिस्टर रहना है, देन जो हमारा IS OS ये सारे क्या क्या डिपार्टमेंट देना है। तो ये सारे जो काम होता है ये सारे काम जो पॉलिटिकल सिस्टम में आता है, तो ये सब डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या डिफाइन करता है देखते हैं। प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। ओके, हमारा जो डेमोक्रेटिक देश का डेमोक्रेटिक सेटअप को सिग्निफिकेंट करता है, गाइडलाइन देता है, और उसको चलाने के लिए जो कि डिसीजन लेने के लिए जो कि ज़रूरत होता है नीड की, ये सारे प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है लेस डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी विच लीड्स टू ग्रॉस इनजस्टिस बाय दोज इन पावर। तो जो पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, जो कि हमारा जो ऊपर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने पावर का जैसे गलत इस्तेमाल ना कर सके, उसका सेफगार्ड करता है, मिसयूज जैसे पावर का ना हो उसको ध्यान रखता है। फोर्थ है गारंटीज
certain rights based on equality to establish social, political and economic justice। देश में किस तरह से सामाजिक तौर पर, राजनीतिक एंड अर्थव्यवस्था के तौर पर कैसे इक्वलिटी बना रहे, ओके, किसी भी तरह का शोषण ना हो, इसका ध्यान भी रखता है। ओके, सबको समान अधिकार मिले, सामाजिक तौर से भी, राजनीतिक एंड इकोनॉमिक तौर से भी सबको समान अधिकार मिले। 5 नंबर पॉइंट है एंश्योर्स दैट द मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटीज़। तो हमारे देश के जो मेजॉरिटी ग्रुप होते हैं, मेजॉरिटी ग्रुप मतलब जिसमें ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू, हमारे देश में जो मेजॉरिटी होता है वो हिंदू से, हमारा देश सभी रिलीजन को समान अधिकार देता है, लेकिन ज़्यादा लोग यहाँ पे हिंदू है, हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र है, ये मेजॉरिटी ग्रुप है। लेकिन जो कि नॉन मेजॉरिटी माइनॉरिटी ग्रुप्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि कम हमारा देश में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, कुछ माइनॉरिटी ग्रुप ऐसे भी होते हैं, जो कि ये ध्यान रखता है जो कि मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर जैसे डोमिनेट ना कर सके। ओके, 6 नंबर है गार्ड्स आवर नेशनल इंटरेस्ट। हमारा नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए सुरक्षा देता है। ओके, सुरक्षा करता है हमारा नेशनल इंटरेस्ट का। देन डज नॉट अलाउ डिक्टेटोरियल और बायस्ड डिसीजंस विच में चेंज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी एक तरफा झुककर ये डिसीजन नहीं लेता। बायस्ड डिसीजन किसको कहते हैं? किसी भी एक तरफ झुकने को कहता है बायस्ड डिसीजन। जैसे कि पहले हुआ करते थे राजा महाराजा के समय में, जैसे राजा जो एक तरफा होकर डिसीजन लेते थे उसको कहते हैं बायस्ड डिसीजन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरफा होकर कभी डिसीजन नहीं लेता। ओके, ये डज नॉट अलाउ एनी डिक्टेटोरियल। क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ पे तो 5 पॉइंट दिया गया है, लेकिन ठीक है हम 8वां पॉइंट तक डिस्कशन कर लेते हैं। इनमें से आपको जो कुछ भी इजी लगेगा, जितना 5 चुनकर आप लिख लीजिएगा। क्लियर? लास्ट में बता देता हूँ क्या है। प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। ओके, तो ये रहा द पॉइंट्स। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी के लिए ये 8 पॉइंट दिया गया है। आप 5 चुनकर लिख लीजिएगा, नोट आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बाकी के 2 बचे हैं। एक 4 नंबर देखते हैं। इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये हमको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम पहले देखते हैं इंडिया सोवरेन कैसे है। इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट बिकॉज द कंट्री इज फ्री ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल्स। इंटरनली वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजंस। नो अदर कंट्री कैन dictate its policies or terms to us and nobody can interfere in our internal affairs। ओके, चैप्टर में भी इस पॉइंट का हमने सारे डिस्कशन किया था। फिर से बता देता हूँ, हमारा जो कंट्री है वो सोवरेन इसीलिए है क्योंकि हमारे देश फ्री है ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल से। अन्य कोई भी कंट्री जो है वो हमारे देश को कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, इंटरनली वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजंस। हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और हमारा डिसीजन चेंज करने के लिए या किसी भी पॉलिसीज को टर्म को चेंज करने के लिए कोई भी इंटरनली हमारे डिसीजन के ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट। तो इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट क्यों है, समाजवादी क्यों है, देखते हैं। बिकॉज सोशलिज्म इज वन ऑफ द नेशनल गोल टू बी अचीव्ड। तो ये इसका एक गोल होता है, नेशनल गोल है, उसको अचीव करना है हमें।
Thus, India is against exploitation in all forms and will try to establish economic justice without being attached to any particular ideology. तो ये हमारा देश का एक नेशनल गोल है, नेशनल सोशलिज्म को पाना है हमें, और उसके लिए हमारे देश में जो कि एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो कि शोषण होता है, उसको हमें रोकना है। जैसे कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वुमेन्स आर एक्सप्लॉयटेड, ओके, तो इस सारे को रोकना है और इकोनॉमिक जस्टिस लाना है हमारे देश में। इसके लिए हमें इकोनॉमिक जस्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए हमें ट्राई करना है विदाउट बीइंग अटैच टू एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। क्लियर। थर्ड पॉइंट है सेकुलर क्यों है, ये डिस्क्राइब करेंगे। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, ऑल रिलीजन्स एंजॉय इक्वल फ्रीडम, no discrimination is made on ground of religion, right to freedom of religion is granted by our constitution under the fundamental right। तो सेकुलर इसीलिए है क्योंकि ये ऑल रिलीजन को, हर धर्म को समानता देता है और ये एक हर मनुष्य का फंडामेंटल राइट है। ओके, इंडिया में अपना कोई भी धर्म के व्यक्ति हो वो अपने धर्म के हिसाब से चल सकता है। ओके, फिर क्योंकि वो इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें से ये डाला गया है द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हर धर्म के लोग को अपने धर्म निभाने का अधिकार है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेटिक क्यों है देखते हैं। आवर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड by the people and administration of the country is carried out by the elected representatives of the people. The government is run according to some basic rules। तो डेमोक्रेटिक इसीलिए है क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट इलेक्शन के वोटिंग के जरिए जो मेंबर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग के ज़रिए, इलेक्टेड के ज़रिए हमारे जो देश में चुनाव के ज़रिए पद पर आते हैं, मंत्री पद पर आते हैं। और हमारे देश में कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल होते हैं, उस रूल के हिसाब से हमारा देश चलता है। ओके, तो ये था 4 नंबर का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। Why do some people say that India is a federation with unitary features? Explain with the help of any 5 constitutional provisions। तो हमारा देश जो है वो फेडरेशन है विथ यूनिटरी फ्यूचर के साथ। हमारा देश जो फेडरेशन भी है, यूनिटरी भी है, वो कैसे है बताना है एंड 5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को एक्सप्लेन करना है। क्लियर। तो चलो आंसर की तरफ चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल फीचर्स ऑफ फेडरेशन combined with the elements of a unitary state. So India is also described as a federation with a very strong central government। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। उनमें से एक फीचर ये है कि इंडिया एक फेडरेशन कंट्री है, उसके बावजूद वो एक यूनिटरी स्टेट भी है। फेडरेशन इसीलिए है क्योंकि हमारे देश का जो पावर है उसका बंटन किया गया है। जैसे कि सेंट्रल आता है, उसके बाद स्टेट में कुछ पावर दिए गए हैं और पंचायत को कुछ पावर्स दिए गए हैं, म्यूनसिपैलिटी को कुछ पावर्स दिए गए हैं, इसको हम फेडरेशन कहते हैं। और इन सब के बावजूद भी ये यूनिटरी कहलाता है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन सब से ऊपर है एंड इट इज़ द वेरी पावरफुल सिस्टम गवर्नमेंट का। ओके, तो इसीलिए इसको फेडरेशन भी कहा जाता है एंड यूनिटरी स्टेट भी कहा जाता है। ये एक फीचर हुआ। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया who is 18 years and above is entitled to vote in the elections without any discrimination of caste, color, class, religion और gender। तो इंडिया का जो सिटीजन होता है अगर 18 साल से अधिक हो तो वो इलेक्शन
वोट इलेक्शन में वोट डाल सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, फीमेल हो, मेल हो या किसी भी धर्म का हो। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन द इक्वलिटी विच इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये कि समानता है, इक्वलिटी है, जो हर किसी को वोट डालने का अधिकार है, और ये एक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है। दिस राइट एनेबल्स ऑल सिटीजन्स टू बी इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये वोट डालने का अधिकार हर सिटीजन को, हर नागरिक को समानता अधिकार है। तो सेकंड है, इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, देयरफॉर एवरी इंडियन इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर ही लिव्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का हर नागरिक सिंगल सिटीजनशिप है, और हर नागरिक इंडियन है, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, या उड़ीसा में हो, या बंगाल में हो, चाहे किसी भी जगह का क्यों ना हो, वो इंडियन ही कहलाएगा, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का नियम है। बट अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का जो होता है वो एक तो वो अमेरिकन कहलाता है, और अदर जो है वो जिस स्टेट का व्यक्ति है उस स्टेट का भी नागरिक कहलाता है। तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप प्रचलित है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मगर इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना हो इंडिया का, वो इंडियन ही कहलाएगा। थर्ड नंबर देखिए, इन इंडिया द एंटायर जुडिशियरी इज वन हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट्स फॉर्म ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर विथ जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल लॉस। तो हमारा जो इंडिया का जो सिटीजनशिप तो हमारे देश में जो जुडिशरी सिस्टम है वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी स्ट्रक्चर है। जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट आता है और उसके अंडर में हाई कोर्ट होता है, और उसके अंडर में कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। ओके, तो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कुछ पावर ऐसे डिवाइड किया गया है, लेकिन ऑल द पावर्स आर गैदर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए इसको सिंगल जुडिशरी सिस्टम कहा जाता है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर, बिकॉज इसका जो जुडिशरी सिस्टम है वो हर एक स्टेट में अलग अलग नहीं है। इंडिया का जो एंटायर जुडिशरी सिस्टम है वो एक हायरार्की सिस्टम में है, और हायरार्किकली कोर्ट का एक लेवल है। क्लियर। 4 नंबर देखिए, इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो हमारे जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो कि विधानमंडल एंड कार्यपालिका, उनका कोई अधिकार हमारे जुडिशरी सिस्टम में नहीं होता। किसी भी डिसीजन को वो चेंज नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। ओके। 5 नंबर पॉइंट देखिए, द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ऑल्सो द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार मिलता है हर नागरिक को, वो एक बेसिक फीचर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पावर को डिवाइड किया गया है, ये भी एक मेन फीचर्स है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो भारत का हर एक नागरिक को कुछ ड्यूटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए और अपने देश के लिए पूरा करना पड़ता है। ओके, कुछ ड्यूटीज़ है जो कि वो राइट को, फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने के साथ साथ उस ड्यूटीज़ का, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रखना है। ओके, उसका भी पूरा करना है। तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रेस्क्राइब द फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू इट्स सिटीजन्स एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन टू द स्टेट। क्लियर। तो अब तक का ये रहा जो क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर। ओके, तो यहाँ का वीडियो जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। ओके,
अगर आपको चाहिए तो आप नोट आउट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मोहन इज ए गुजराती बट लिव्स इन हिमाचल प्रदेश एंड हैज़ ए डुअल सिटीजनशिप। तो ये ट्रू या फॉल्स होगा, इसका जवाब हमें चाहिए, क्योंकि हमारे जो पहले हमें ये समझना चाहिए, हमारे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप की जो है उसकी सुविधा नहीं है। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है। डुअल सिटीजनशिप जो है वो अमेरिका में चलता है। आपको हमने चैप्टर में समझाया था, अमेरिका का जो आदमी होता है वो अमेरिकन होता है और जिस स्टेट का वो होता है उसी स्टेट का भी सिटीजन कहलाता है। तो इसी हिसाब से एक अमेरिकन सिटीज़न जो है वो डुअल सिटीज़न है। मगर हमारा इंडिया में ऐसी सुविधा नहीं है। हमारे इंडिया में चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो हिमाचल में रहा हो, चाहे वो उड़ीसा में हो या चाहे वो पंजाब में, वो जिस भी अंचल का क्यों ना हो वो इंडियन ही कहलाएगा। तो हमारे इंडियन में डुअल सिटीजनशिप की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप चलता है। तो इसी हिसाब से ये तो आंसर गलत हो गया, क्योंकि मोहन जो है वो गुजराती है, चाहे वो गुजराती हो, हिमाचल में रहे या कहीं भी रहे, वो इंडियन ही कहलाएगा। तो ये जवाब गलत है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू रिमूव एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भी गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए किसी का अधिकार नहीं होता, प्रेसिडेंट का अधिकार नहीं होता। ओके, तो ये भी आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट है, देयर वर 15 फीमेल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। यस, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाया गया था तो उस समय उस असेंबली में 15 फीमेल मेंबर्स की जॉइनिंग हुई थी। 15 फीमेल मेंबर्स वहाँ पे इलेक्टेड हुए थे। नेक्स्ट है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ट्रू है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है। अमेंडमेंट को लेकर जो कि प्रोविज़न है, प्रोविज़न को हम जब अमेंडमेंट में करते हैं, उसका प्रोसीजर लेते हैं, तो उस अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर होता है तो उस प्रोविज़न के ऊपर डिपेंड करता है वो रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा। ओके, तो ये भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 5 की तरफ चलते हैं। इंडिया इज ए सोवरेन एंड सोशलिस्ट स्टेट बट नॉट सेकुलर। नॉट सेकुलर कैसे हुआ? इंडिया इज ऑल्सो है सेकुलर, तो ये सोवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है एंड सेकुलर भी है। तो इसका जो आंसर होगा ये गलत है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डी नंबर जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। चलिए ब्रीफली ये जो सारे क्वेश्चन है इसको डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर होगा, जो 3 एग्जाम्पल्स है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डायनामिक है, बदलता रहता है। उस कैसे बदलता रहता है और किन किन चीज़ों से बदला है, इसका हमें 3 एग्जाम्पल्स चाहिए। तो देखते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका आंसर, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। Whenever the need was felt, the Indian Constitution was suitably amended according to the relevant demands to the achieve नेशनल गोल्स और टू इरेडिकेट, मतलब जो कि उन्मूलन होता है, जो कि रूट आउट होता है, जड़ से ख़त्म करना होता है, इसको हम इरेडिकेट कहते हैं। टू इरेडिकेट सर्टेन एविल प्रैक्टिसेस, जैसे कि जड़ से ख़त्म किया है अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी किया है, वो सारे एग्जांपल्स है। एबोलिशन ऑफ प्राइवी पर्स, जो कि प्राइवी पर्स था उसको एबोलिशन किया गया। प्राइवी पर्स के बारे में मैंने वीडियो में डिस्कशन किया है, चैप्टर जो कि डिस्क्राइब करते वक्त। अगर इसको जानना है तो आप मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ये
पार्ट 3 में है, प्राइवेट पर्स के विषय में मैंने डिस्कशन किया है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का नेशनलाइजेशन होना, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी जो है, वो जो हमारे जो कैस्ट सिस्टम जो कि SC/ST OBC वो सब रिजर्वेशन सीट रखना। देन राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार, राइट टू एजुकेशन का अधिकार, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकल सेल्फ बॉडीज फॉर वुमेन आर सम एग्जाम्पल्स विच प्रूव दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट डायनामिक। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है ये इससे पता चलता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनामिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डी नंबर का पहला क्वेश्चन है, सिटी 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट डायनामिक। ओके, तो आंसर की तरफ चलते हैं।